नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। नाम है पब्लिक थर्मामीटर। ये थर्मामीटर लेकर के जैसा हमने आपको वादा किया है कि इस हलके के हर गांव में हम आपको लेकर के चलेंगे। और ये थर्मामीटर भी बड़ा कमाल का है। लगाते हम हैं, टेम्परेचर आप नोट करते हैं और ब्लड प्रेशर नेताओं का बढ़ जाता है। करनाल से लेके सिरसा से लेके रोहतक तक इस उपचुनाव का अपना एक महत्व भी है। और वो इसलिए कि जो विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद डबल इंजन की सरकार है, आपको पता है, चंडीगढ़ में बीजेपी और जेजेपी की, साथ में कई इंडिपेंडेंट्स भी है। उसके बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है और बड़ौदा हलके में चुनाव हो रहा है। इसलिए उस लिहाजे से भी इस उपचुनाव को समझना चाहिए, क्योंकि इसका गणित, इसके समीकरण, इसकी रणनीति, राजनीति, सबका अलग मतलब होगा। इस सफर में चलते चलते आज हलके में ही मैंने आपको बताया कि चुनाव का वक्त है, तो जितने नेता हैं आजकल बड़ौदा में जम गए हैं। और एक जमे जमाए, जिन्हें मैं वन मैन आर्मी भी कहता हूँ, हमारे अच्छे मित्र भी हैं और 100% अच्छे मित्र हैं। INLD के करता धरता हैं अभी अभय जी, अभय सिंह चौटाला जी। इस सफ़र में वो टकरा गए बीच रास्ते में एक गांव में और इस वक्त चाय पर हैं। तो अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारा थर्मामीटर है सर, लगाते हम हैं, टेम्परेचर नोट पब्लिक करती है और बीपी सुना है कि नेताओं का बढ़ जाता है। अब तक कितनों के लगा के देखे हैं, पहले तो ये बताओ। कौन कौन से नेता के थर्मामीटर लगा? ना, नेता में तो आज आपको पहली बार लगाया। अभी तो मैं पब्लिक में लगा रहा हूँ। जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में मालिक है, तो मालिकों के पास लगा रहा हूँ। तो सुना है कि करनाल से सिरसा, रोहतक, सब जगह ब्लड प्रेशर बढ़ गया है इस बड़ौदा चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के। ब्लड प्रेशर तो सत्ता में बैठे लोगों का बढ़ा है या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बढ़ा है। 10 वर्ष हुड्डा साहब की सरकार रही जी, 5 वर्ष से बीजेपी की सरकार है। आप भी मेरे ख्याल तकरीबन गांव आपने कवर किए होंगे। घूम रहा हूँ अभी। आप जैसे बहुत सारे साथी, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के मुझे लगता नहीं कि हरियाणा में कोई भी छोटा मोटा जो चैनल चलाने वाला है वो आज की तारीख में बड़ौदा में नहीं है। अगर सुबह से शाम तक आप बड़ौदा की न्यूज़ पे चले जाओ, गूगल पे आपके, तो आपको अनेक ऐसे चैनल मिलेंगे, अनेक ऐसे नौजवान बच्चे मिलेंगे जो लोगों के इंटरव्यू कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं। बड़ौदा की जो बड़ी समस्या है, लोगों ने खुल करके कहना शुरू किया है। यहाँ पे 2000 से 2005 में हमारा MLA था, उससे पहले भी लगातार 5 बार हमारा MLA रहा। चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे, यहाँ की मेजर डिमांड थी शुगर मिल की, और शुगर मिल ना केवल बनाई बल्कि जिस दिन उसका नींव पत्थर रखा उस दिन लोगों से प्रॉमिस करके गए कि मैं इसको 1 साल में फिर आऊँगा और उद्घाटन करूँगा, इसको चालू कर दूँगा, आपकी दिक्कत 1 साल में दूर हो जाएगी। जहाँ शुगर मिल बनाई वहाँ अनेक गांव ऐसे हैं यहाँ पे जिनके स्कूल अपग्रेड हमने किया। यहाँ पे 67 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया। 1 साल में 67 किलोमीटर की सड़कें बनती थी, 5 वर्ष लगातार बनाई, एवरेज थी। हमारी बनाई हुई सड़कों पे आज तक ना हुड्डा ना बीजेपी दोनों ने कोई कारी तक भी नहीं लगाई। आपने खुद देखी है, जिस गांव में हम बैठे हैं, इस गांव से अगले गांव में जाने में वैसे तो 4 किलोमीटर का फासला है, समय 40 मिनट लगती है। तो सरकार की नीयत अगर ठीक होती
तो फिर आज जो सरकार को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। आज गलियों पे मिट्टी नहीं फांकनी पड़ती। आज अलग अलग मिनिस्टरों की ड्यूटियां लगाने की जरूरत नहीं होती। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में जो आम चर्चा है यहाँ लोगों में, जो आप जैसे साथियों से सुनी है, आज मैं मिला भी हूँ बहुत सारे लोगों से, लगातार पिछले 1 साल से बहुत सारे लोगों से मेरा संपर्क भी है। बीच में मैंने पार्टी के अलग अलग पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई कि आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जाके मिल के आओ और उनकी क्या दिक्कत है, क्या गांव में परेशानियां हैं, उन सब के बारे में पता करो, जानकारी लो। कांग्रेस के टाइम में 10 साल मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने बिल्कुल पड़ोस का हल्का है। लोग ये कहते हैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के कि वोट हमने दिया, एमएलए हमने जिता करके भेजा, सत्ता को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सत्ता तक पहुंचाने में हमने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन जब काम की बात आई तो बड़ौदा को इग्नोर किया गया और कलोई में काम किया गया। आज श्री कृष्ण हुड्डा हमारे बीच में नहीं है। मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, हमारी पार्टी में बहुत लंबे समय तक रहे। वो बड़े साधारण व्यक्ति थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार था। लेकिन उनको भी हुड्डा ने मजबूर करके रखा, उनको भी यहाँ काम नहीं करने दिया। कोई नौकरी की बात आई, रोजगार देने की बात आई, विकास करने की बात आई, तो यहाँ अनदेखी की गई, वहाँ लोगों को सारी सहूलियतें प्रदान कराई। उसी का नतीजा है कि आज लोग कांग्रेस से भी खपा है। बीजेपी ने तो 5 साल में आकर के भी नहीं देखा कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र कहाँ है। आप जैसे किसी पत्रकार साथी ने मुख्यमंत्री से पूछ लिया कि आप कहाँ जा कर के हो, उनको तो यही ख्याल नहीं था बेचारों को बड़ौदा है या बड़ौता है। वो तो बड़ौदा को बड़ौता बोले थे। जिस प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री होंगे वहाँ आप ये उम्मीद कर सकते हो कि वो कहीं विकास कराएंगे। लेकिन जब अभय जी अभी का जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो थोड़ा सा, आप अगली बात सुने जी, एक और पार्टी भी है, हाँ, जिसको लेकर के आप बहुत चिल्लाते थे। हाँ, आप युवराज पैदा कर रहे थे उस वक्त। युवराज पैदा करे थे या इधर ही कहीं कोई नहीं, रैली नहीं, हुई नहीं, थी जिसमें आपने सीएम पैदा? आपकी बड़ी भूमिका थी जी। युवराजों को पैदा करने में, अच्छा। हमारे से अलग करने में। वो जो युवराज थे, जी, जो बीजेपी के कठपुतली थे, आप जैसों की पीठ थपथपाने पे हौसला ले रहे थे, उन युवराजों का चेहरा भी यहाँ मैं लोगों उसी के सवाल- सामने मैं नंगा हो गया। सुन लो भाई, जी, सुनने आप भी सुनने की हिम्मत रखा करो मेरी बात। यही रोड़ा विधानसभा में, यही यहाँ है। हाँ, अब उनके बारे में लोगों को उनकी असलियत का पता लग गया। हम जब कहते थे कि ये अपने बाप के दादा के पीठ में छुरा घोंप करके आए, ये चौधरी देवीलाल की नीतियों को कल गिरवी रख देंगे, ये झूठ की दुकान है, बहुत दिन नहीं चल पाएगी। आज उस दुकान का ताला खुल गया। इन्होंने तो चाबी इसलिए ली थी कि ताला मार के चाबी जेब में रखेंगे, लेकिन लोगों ने आजकल मिस्त्री बहुत है चाबी बनाने वाले, खोल के देख ली, समझ में आ गई। मास्टर की भी बनता है अभय जी? अब बनता है ना, वो हमारे पास है, चिंता मत कर। इस बड़ौदा के चुनाव में लगाएंगे वो मास्टर की, सबका होश ठिकाने ला देंगे। यहाँ के लोगों ने फैसला कर लिया अब कि ऐसे जो केवल हमारे गद्दार नहीं है, वो उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों की भावनाओं का साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ का हर व्यक्ति उन दिनों एक सोच रख रहा था पूरे प्रदेश का कि अब हमारा राज बनेगा। उम्मीद थी हमारे कर्जे माफ होंगे, हमारे बुजुर्ग को मान सम्मान बड़ा मिलेगा। सबको ये उम्मीद थी कि आने वाला कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोजगार के साधन जुटा करके देगा। इन्होंने पानी फेर दिया उसके ऊपर। अब लोगों ने भी फैसला कर लिया। मुझे लगता है कि बड़ौदा के चुनाव में जब आएंगे
तो सिक्योरिटी बढ़ा करके आना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ लोग सवाल नहीं करेंगे, लोग गले तक भी हाथ डालने का काम करेंगे, क्योंकि लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। चौधरी देवीलाल के साथ विश्वासघात किया था तपाशी ने, लोगों ने मुंह काला कर दिया था। ये उन्हीं की नीतियों की पार्टी है। उनके साथ जिस किसी ने विश्वासघात किया उसको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा है। अभी जो मौजूदा परिस्थिति है, जो राजनीतिक माहौल है, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी, जेजेपी और कुछ इंडिपेंडेंट्स, इनको मिलाकर के सरकार चल रही है। अब चर्चा ये है कि बीजेपी और जेजेपी दोनों मिल करके चुनाव यहाँ पर कोई उतारेंगे। अब उसमें कई अगली बात सुन लो आप मेरी जी। अजय सिंह इसराना आया था हाँ। अपना जन्मदिन मनाने के लिए, और इसराना की धरती पे खड़े होके कह के गए थे कि भी अजय सिंह हमारी बदौलत आज विधानसभा में। मैंने उस वक्त भी कही थी कि वो अपने बेटे से उचाना से इस्तीफा दिलाए, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से देता हूँ। वो मेरी सीट पे लड़े, मैं उसकी पे लड़ता हूँ। मेरे वाली पे जमानत नहीं बचने दूंगा और वहां जीतने नहीं दूंगा। अब सही मौका है। छोटे वाले का बहुत जिक्र है चुनाव लड़ने को, उसने कोई मैदान खाली नहीं जाने दिया कभी। जाने दिन वो तो जाने देना चाहता था, लेकिन आप जैसे उंगली लगाने वाले थे ना, मतलब आपको उन्होंने मतलब, ठोक के रखे उसको। जी। जींद में भी लाए, हाँ। सोनीपत में भी लाए। हाँ। अब भाई इलेक्शन है, इसमें खाली नहीं जाने देना चाहिए। हाँ। अजय सिंह को भी अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। हाँ। यहाँ से फार्म भरा दे, छोटे वाले का। छोटे वाले को चुनाव लड़ाए। हाँ। कोई बीजेपी का उनका राजनीतिक समझौता पहले से नहीं है। हाँ, पहले से नहीं है। सुनो आप, हाँ। जब दो पार्टियों का राजनीतिक समझौता पहले से नहीं होता तो कोई बाई इलेक्शन आए वो फ्रेंडली चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें बीजेपी के लिए बाध्य नहीं है उनकी पार्टी। अगर उनकी जगह मैं होता 100% अपना कैंडिडेट चुनाव लड़ाता। वो इसके लिए बाध्य नहीं है कि बीजेपी ही वहां से चुनाव लड़ाए। मैं कहता हूं दिग्विजय को चुनाव लड़ाना चाहिए ताकि प्रदेश के लोगों को भी और उनको भी उनकी हैसियत की अंदाजा लगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी दोनों चुनाव लड़े? दोनों लड़े, अच्छी बात है। दोनों ने पहले लड़ा है। हाँ, लड़ा है। दोनों का कौन सा पहले से समझौता था? हाँ। समझौता तो चुनाव के बाद वार समझौता थोड़ा ही है। हाँ। ये तो इस प्रदेश को लूटने की एक योजना है। लुटेरे इकट्ठे हो गए, आपस में मिल गए, तो दोनों को दोनों की हैसियत यहाँ पता लग जाएगी। दोनों को अपने अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए। लेकिन जो खबर है, जो सोर्सेज बताते हैं कि इनके बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही है, कई राउंड की मीटिंग चल रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ, उसमें ये है कि एक पार्टी का कैंडिडेट हो, दूसरे पार्टी का सिंबल हो। ये कितना नाटक, सही कितना गलत ये नहीं पता, लेकिन ऐसी चर्चा है। ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। दोनों का कोई गठबंधन नहीं है, स्वार्थ है। दोनों को अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए, दोनों को अपनी हैसियत का पता लगना चाहिए, ये जरूरी है। ये चूंकि उपचुनाव है और मेन विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है, तब तक तो इनका ये मान करके चलो दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा। ये इसी उपचुनाव में ही लड़ करके देखना चाहिए कि इनमें से कौन सा ताकतवर है। जो एक दूसरे को गालियां दे करके इकट्ठे हो गए थे, अब उनको फिर एक दूसरे को गालियां दे करके देखनी चाहिए। अच्छा, जब मैं इस हलके में घूम रहा हूँ तो एक सेक्शन है, छोटा है बड़ा है, वो तो जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा, ऐसे पहले से तो कोई बता नहीं सकता है। कई लोग, और ये बीजेपी के भी लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं कि भाई उपचुनाव है, इस एक सीट से ना आईएनएलडी का कुछ होना है, ना कांग्रेस का, ना सरकार, ना बीजेपी, ना जेजेपी, इसलिए यहाँ पे रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट को जिताओ। ये आपने सुना होगा, बीजेपी के नेता ये प्रचार करते हैं ताकि यहाँ पे खूब काम हो। नहीं, वो पता है ये प्रचार नहीं कर रहे, वो इन लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। किन लोगों को? बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों। अच्छा, यहाँ के लोगों कि तुम्हारे एक इस सीट से हमारी सरकार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर तुम वोट दोगे, हमारा एमएलए जिताओगे, तुम्हारी सरकार में हिस्सेदारी हो जाएगी। नहीं दोगे तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी सरकार यूं ही चलती रहेगी। मतलब प्रजातंत्र में किसी से जाकर के अगर आपने वोट मांगना है तो फिर उसके साथ बैठ करके प्रजातांत्रिक तरीके से ही बात करनी होगी, ना कि किसी को डराओगे, ना कि किसी को धमकाओगे। मेरा उपचुनाव था इलाहाबाद का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाके इलाहाबाद के लोगों को धमकाया था
उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर काम कराने हैं तो मेरा उम्मीदवार जिता दो। मुंह की खा के आया कि नहीं खा करके आया। नरवाणा के अंदर चौटाला साहब ने विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था, भजन लाल चीफ मिनिस्टर था, उसने भी यही कहा था कि मेरी सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और छठे महीने सरकार से बाहर होना पड़ गया, सत्ता छूट गई। चौधरी बंसीलाल से ज़्यादा अहंकारी आदमी पैदा नहीं हुआ हमारे प्रदेश के अंदर। फतेहाबाद का बाई इलेक्शन था, उससे पहले चौधरी बंसीलाल कहता था, बोले मैं ऊँटनी का पूंछ कौन छोड़ूं 5 कोस तक, ये तो राज है कि 5 साल धड़ेले से चलाऊंगा। जो बाई इलेक्शन फतेहाबाद का हुआ, उस इलेक्शन में संपत सिंह को हमने टिकट दी, रोज चुनाव जीता, तीसरे महीने सत्ता से बाहर हो गया बंसीलाल। यही हालत यहाँ ना अगर हो जाए तो मुझे आप कह देना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। आप ये भी मान लो कि फिर सत्ता में ज़्यादा दिन तक जो आज जिस तरह की लूट मची है, लूट भी बंद होगी और सत्ता का परिवर्तन भी हो जाएगा। ये परिवर्तन तो इलेक्शनों से हुआ करते हैं, हाँ, या किसी एजिटेशन से हुआ करते हैं। यहाँ तो रोजाना सरकार इस किस्म के निर्णय लेती है कि हर व्यक्ति सरकार में बैठा भी दुखी, सरकार से बाहर बैठा भी दुखी है। अधिकारियों को किस तरह से इन लोगों ने प्रदेश के अंदर नमपुषण करने की कोशिश करी है। एसआईटी का गठन कर देते हैं, एसईटी का गठन कर देते हैं, अधिकारी अपनी रिपोर्ट सौंपता है, मुख्यमंत्री बना करके कमेटी उसको कहती है जांच करो। इनके मंत्री कुत्तों और बिल्लों की तरह लड़ते हैं आपस में, मानने को तैयार नहीं। एक कहता है मैं इसकी जांच करवाऊंगा आगे विजिलेंस से, तो जांच उस कमेटी ने करी है, उस कमेटी की जांच के ऊपर तो मुकदमे दर्ज करो। कमेटी ने जो रिपोर्ट आपको सौंपी है, अगर आपके अधिकारियों पे आपका भरोसा नहीं है तो कमेटी बनाई किस लिए थी? और बनाई भरोसा करके उन पे, तो जो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत करी उसी के आधार के ऊपर FIR लॉन्च करो। जो दोषी हैं उन लोगों को पकड़ो, उनको अंदर दो, ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़े। यहाँ तो विश्वास बढ़ ही नहीं सकता। होम मिनिस्टर तो ये कहता है, बोले मैं इसकी जांच कराऊंगा विजिलेंस से, और जो इसका एक्साइज का मिनिस्टर है वो कहता है मैं इस SIT को मानता ही नहीं। फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि जिस मुख्यमंत्री ने कमेटी का गठन किया है उस मुख्यमंत्री की औकात ही नहीं बची। वो फिर किस हैसियत से कमेटियां बनाते हैं, किस हैसियत से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग कोई बेवकूफ़ थोड़े हैं, लोग इन बातों को समझते और जानते नहीं। विधानसभा का सत्र आने दो, पूछेंगे कि तुम्हारे में से कौन सा ताकतवर खड़ा हो गया तो बता दो। मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि मुख्यमंत्री की बनाई हुई कमेटी कैसे चैलेंज हो सकती है, ये कौन सा तरीका है? ये तीनों चारों लोग मिलकर के प्रदेश को बर्बाद करने में लगे हुए, लूटने में लगे हुए। एक मसला और है यहाँ पे, जब आप इस इलाके में आते हैं तो आपको भी पता है कि जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो आप सब लोग आरोप, कांग्रेस के भी कई लोग कहते थे कि मतलब ये रोहतक, सोनीपत, झज्जर, मतलब हुड्डा साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इस इलाके में भी जब मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं कि कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं देखेंगे, हमें तो हुड्डा साहब को वोट देना है। नहीं, ये कोई आपको एक कदम मिल गया होगा, हुड्डा को पता लग गया होगा आप घूम रहे हैं, उसने भेज दिए होंगे कोई 10-20 गाँव में, आपको कोई टकरा गया होगा जी। इस प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव कोई राज रहा है तो चौटाला साहब का रहा। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव में आप जाते हो, उन लोगों से एक बात जरूर पूछो कि चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त के अंदर जितनी भी नौकरियां निकली, यहाँ के बच्चे जो जिनकी योग्यता के मुताबिक जिन्होंने फार्म भरे उन्हें रोजगार मिला कि नहीं मिला? हमारे वक्त में ही किसी को रोजगार और नौकरी मिली तो मिली, अदरवाइज नहीं। इस पहले गांव में जिसमें होकर के आए हैं इसमें 3 बच्चों को रोजगार मिला, वो भी चौटाला साहब के वक्त में। उसके बाद ना आज तक कोई रोजगार दिया ना नौकरी मिली। मुख्यमंत्री रोज कहता है मेरिट तो यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चों की क्यों अनदेखी है? उनको भी लगाना चाहिए। अगर जैसे यहाँ ऐसे ऐसे स्पोर्ट्समैन रहे हैं जो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। वॉलीबॉल के मेरे को आज ही बहुत सारे खिलाड़ी मिले जिन्होंने 5-5, 6-6 नेशनल खेल ली। कोई रेलवे में धक्के खा रहा है, कोई फौज में धक्के खा रहा है, इसलिए खा रहे ना, यहाँ उनको जॉब नहीं मिल रही। हमारे वक्त के अंदर जो बच्चा नेशनल खेल लेता था उसको उसी दिन भर्ती कर लिया जाता था, चाहे पुलिस में करते थे, HSIDC में करते थे, रोडवेज में करते थे, मार्केटिंग बोर्ड में करते थे, हर डिपार्टमेंट में उनके लिए जॉब रखी हुई थी। अबे जी, आप कड़वा बोलने के लिए और सही बोलने के लिए जाने जाते हैं, इसका आपको फायदा भी होता है और इसका आपको नुकसान भी होता है।
मैं सही बोलने के नाम पे जी। जाना चाहता हूँ। ये जी। गलतफहमी लोगों में आप जैसे लोगों ने पैदा कर दी कि मैं कड़वा हूँ। सत्य हमेशा कड़वा ही होता है सर। आपने सत्य हमेशा आपने कड़वा और मेरे होता है। भतीजों ने मिलकर के सारे प्रदेश में मुझे बदनाम कर दिया। अगर जींद की तरह यहाँ पर, नहीं तो होगा। उसका आप कैसे, उसको कैसे देखते हैं? आप ये मान लो विषय, इस बात को आप घूम लोगे फिर लोगे, आपको एहसास हो जाएगा। जींद के उपचुनाव के अंदर ये हमारे से नए नए विचारे बने थे और वहाँ के लोगों के दिमाग में एक बात इन्होंने बारी बारी से कही कि चौटाला साहब का आशीर्वाद हमारे साथ है। लोग उसी भरम में इनको वोट डाल गए। वहाँ से इनकी राजनीतिक रोटियां पकनी शुरू हो गई थी। अब सारी पोल खुल चुकी। मैंने बताया ना, झूठ की दुकान ज़्यादा दिन बंद नहीं रह सकती। झूठ की दुकान तो खुलेगी। झूठ सामने आ गई। आपने कैंडिडेट कर लिया फाइनल, या अभी R&D चल आपसे रहा है? पूछूंगा जिस दिन करूंगा किसको। मतलब अभी 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 रिसर्च चल रहा है या फाइनल कर लिया? मैंने बताया ना, आपसे पूछ के करूंगा। आप तब तक पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभय जी हैं और इनका अपना अलग अंदाज है, इनकी अपनी स्टाइल, इनका अपना स्टाइल है। और चुनाव है तो सब लोग घूम रहे हैं और हम थर्मामीटर लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कर रहे हैं। बीपी किसका किसका बढ़ता है, ये वक्त वक्त की बात है। देखते चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहिए लगातार जनता टीवी, ताज़ा तरीन खबरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।